So hello everyone, welcome to Apticode. This is day 7 of the series that is going on for your IIM Kohicode BMS aptitude test preparation. Today the topic is progression, indices, surds and log. What we are going to do in this session, we are going to learn the theoretical part and we are going to solve all the level of difficulty questions. कोशिश करेंगे कि level of difficulty 1, 2 के बाद 3 पे चले. आप काम ये करिएगा कि जब आपने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, पहला एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ लिया, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा कि खुद से बन पाए. अगर खुद से क्वेश्चन बन गया तो दैट इज़ गोइंग टू बी विन विन कंडीशन कि आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक एंड आप फिर उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पाएंगे. सो विद दिस विल स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज प्रोग्रेशन. अब प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं. पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है. तो देखो, प्रोग्रेशन अगर समझें तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलता हूं आपको कि सर 2, 4, 6, 8 दिया है, अगला टर्म क्या आएगा, तो आप इंस्टेंटली बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, अगला टर्म 10 आ जाएगा. अगर मैं लेट से आपसे बोलूँ कि दिस इज़ 2, 3, 4, 5, अगला क्या आएगा, तो आप बोलेंगे अगेन सर क्या सिटर सवाल पूछ रहे हैं, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिकली 6 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि सर डिफरेंस कितने का है, 1 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है. तो आप बोलेंगे सर हमको पता है कि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. अगर लेट से मैं यहाँ पे बोलूँ 1, 2, 4, 8, तो आप बोलेंगे सर अभी भी समझ में आ रहा है सर, आप 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, जीपी है, हम आंसर बोल सकते हैं. अब इसमें कॉमन ट्रेट क्या है? कॉमन ट्रेट ये है कि इन तीनों सवाल को जवाब देते हुए क्या आपने 2 बार सोचा, क्या आपने बहुत ज़्यादा कुछ नया फॉर्मूला या कुछ ऐसा यूज़ करने का ट्राई किया? नहीं. क्यों? बिकॉज सर नेचुरल है कि सर 8 के बाद 10 ही आएगा, 5 के बाद 6 ही आएगा, 8 के बाद 16 ही आएगा, बिकॉज वो उनका पैटर्न है. सो यही चीज़ प्रोग्रेशन होता है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न सीरीज में होता है. ऑटोमेटिकली उस पैटर्न के हिसाब से आप नेक्स्ट टर्म को यूनिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो प्रोग्रेशन एक वो सीरीज़ है जहाँ पर आप नेक्स्ट टर्म को यूनिकली हर बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन सेट ऑफ नंबर्स को हम हमेशा क्या बोलेंगे कि वो सेट ऑफ नंबर्स क्या है, प्रोग्रेशन में है. तो ये तो बात हुई हमारी डेफिनेशन की. अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो वेरी स्पेसिफिकली यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस ऑफ टर्म्स है एडजेसेंट टर्म्स का, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है. कैसे कहने का मतलब कि जैसे अगर फर्स्ट टर्म a है और लेट्स से डिफरेंस हमारे पास d है, तो जनरल फॉर्म क्या बनेगा बेटा कि पहला टर्म a होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा, चौथा टर्म a प्लस 3d होगा. अब ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं कि सर आपने a में d प्लस करा, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, d का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है. तो अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर करके देखें कि a प्लस 2d माइनस a माइनस डी करूंगा तो क्या मिलेगा, d मिलेगा. अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करता तो डिफरेंस कितने का मिलता, d का ही मिलता. तो जब जब आपकी जो सीरीज है उसमें डिफरेंस कांस्टेंट है थ्रू एंड थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं वो टर्म्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अगर हम बात करें जनरल टर्म की, तो जनरल टर्म देखें तो बेटा जनरल टर्म अभी बात करा कि सर जनरल टर्म क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर हम बात करें nth टर्म की कि सर अगर हमसे उन्होंने लेट से एग्जांपल हमसे उन्होंने पूछा कि लेट से आपको सीरीज़ दिया है 2, 4, 6, 8 सो ऑन सो फोर्थ, आप हमको बताइए a20 का वैल्यू, कि a20 मतलब 20 टर्म इस सीरीज़ का क्या होगा. तो कोई घबराने की बात नहीं बेटा. देखो, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि आप सभी को ये आता है. मैं इन चीज़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर लेट से किसी ने टॉपिक छोड़ रखा हो तो उनको क्लियर हो जाए, वो इस टॉपिक को सीख लें कि अगर IIM कोहीकोड के पेपर में इसका एक सिटर क्वेश्चन आया तो मैं कर पाऊँ. अगर मैंने टॉपिक छोड़ रखा है तो डिफ़िकल्ट आएगा तो भी करेंगे ऑब्वियसली. सो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ बेटा, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, वो कितना दिया है 4. अब a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो d कितना मिल जाएगा 2. तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है. अब a20 का मतलब क्या होगा कि a20 का मतलब सर आप देखो, फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 0d, भाई 0 इंटू डी करूँगा 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं. सेकेंड टर्म को क्या लिख रहा हूँ,
सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख रहा हूँ, आप देखो सेकेंड टर्म को मैंने क्या लिखा, दैट इज a प्लस डी। थर्ड टर्म को लिखा है a प्लस 2d। तो एक पैटर्न देखूं तो जब आप थर्ड टर्म लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जब आप फोर्थ टर्म लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो वैसे ही जब 20 टर्म लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। कितना होगा बेटा वो, a प्लस 19 टाइम्स ऑफ डी। अब आप देखो a और d का वैल्यू तो पता है, तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या मिलेगा, दैट इज a मतलब 2 प्लस 19 टाइम्स ऑफ 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 38, दैट इज गोइंग टू बी 40। सो अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैंने कुछ ऐसी बात की हो जो शायद ही आपको नहीं पता हो, बट अगेन जैसे मैंने बोला वी आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ कि सब लोग सेम पेज पे आ जाए। सो ये हमारा क्लियर है। तो हम nth टर्म की अगर बात करें तो nth टर्म का फॉर्मेट क्या है, जो अभी हमने बात किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे ही आपको उसने a20 बोला तो आप क्या बोलोगे, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर कोई हमको बोलता है कि a20 बताओ तो हम सीधे क्या सोचेंगे, a प्लस 19d। अगर उसने a6 बोला तो हम वो सोचेंगे a प्लस 5d। अगर उसने a100 बोला तो हम सोचेंगे a प्लस 99d। आप बस जो नंबर दिया है उसमें से 1 माइनस करेंगे बिकॉज वो जनरल फॉर्मेट में है। दैट्स इज गोइंग टू बी द ओनली डिफरेंस। बात करें इसमें और क्या होता है सर फॉर्मूला, तो इसमें और फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, दैट इज वेरी स्पेसिफिकली सम। कि उन्होंने सीरीज दे दिया और उन्होंने आपसे पूछा कि हमको सम बताओ। सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो सम का फॉर्मूला देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, जो अभी हमने बात किया है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लेट से हम बात करते हैं यही 2, 4, 6 सीरीज का ही ले लेते हैं, और लेट से उन्होंने बोला होता देयर आर 20 टर्म्स। अब ये 20 का मतलब 20 लास्ट टर्म नहीं है बेटा, 20 का मतलब क्या है, 20 के बाद क्या लिखा है, टर्म्स, मतलब 20 टर्म्स तक की बात वो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि फर्स्ट टर्म कितना है 2। अब अगर डिफरेंस निकालने की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो डिफरेंस आ जाएगा, 4 माइनस 2 कितना है 2, तो डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। अगर हम बात करें n की तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है बेटा 20, और निकालना क्या है हमको सम। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि S20 इज इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट। अब क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट फॉर्मूला। सॉल्व करें बेटा तो दिस इज गोइंग टू बी 10। कितना आ गया 10 ब्रैकेट 4 प्लस 19 टाइम्स ऑफ 2, दैट इज 10 ब्रैकेट दिस इज 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 4 इज 42, तो कितना आ गया बेटा 420। तो बेसिकली आपके सम का वैल्यू कितना आ गया 420। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ये सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भारी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो ओनली अंडरस्टैंडिंग इज़ कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगाते आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, तो आंसर इज येस। जैसे 2 फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, तो ऑटोमेटिकली जब हमको a का वैल्यू पता होगा, d का वैल्यू पता होगा, और हमको लेट से लास्ट टर्म नहीं पता होगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, जैसे यहाँ पर अगर मेरे को लास्ट टर्म निकालना होता तो मैं क्या करता, अगर लेट से मैं लास्ट टर्म निकालने की बात करूँ a20, तो मैं बोलता सर अभी पढ़ा हमने a प्लस 19d होगा, तो ये कितना होगा 2 प्लस 19 इंटू 2, ये कितना होगा 2 प्लस 38, ये कितना होगा 40, तो ये लास्ट टर्म आ गया। अब अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो कितना बनेगा बेटा n/2 मतलब 20/2। फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना निकाला 40, तो कितना आ गया बेटा ये 10 इंटू 42, दैट इज एग्जैक्टली 420। सो ऑटोमेटिकली आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस
तो ओनली अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होगा तो ऑटोमेटिकली आई प्रेफर दिस फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो आई प्रेफर दिस फॉर्मूला। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल पार्ट। यहाँ पर हमने तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात कर ली है। जो भी क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस में अगर बनता है तो समवे समवॉट अगर मैं इनको यूज़ कर पाऊंगा, उनको अलाइन कर पाऊंगा, अगेन लेयरिंग हो सकती है, देयर माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो इन क्वेश्चंस में लेयरिंग कर दे, बट बनेगा इन्हीं फॉर्मूलेस के आसपास कुछ लेयरिंग करके। तो अगर ये अच्छे से करते आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन अब ये कर रहे हैं, आपका चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं करता हूँ, एक बार ट्राई तो करता हूँ, तो बढ़िया पॉज करिए, ट्राई करिए और आंसर आपको मैच कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 820, फेयर इनफ। द कॉमन डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द 20 टर्म ऑफ द एपी। देखो क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो बेसिकली उसने हमको S20 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 820, फेयर इनफ। तो हमने इसको यूज़ कर लिया। द कॉमन डिफरेंस इज 4, मतलब D का वैल्यू उन्होंने हमको दिया 4, फेयर इनफ। व्हाट इज द 20 टर्म, 20 टर्म का वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब बेसिकली वो A20 का हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं। डन। सो अब देखो अगर मेरे को दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो अगर वो लास्ट टर्म पूछ रहे हैं मुझसे, लास्ट टर्म पूछ रहे हैं मुझसे, अगर लास्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं। कैसे करें, तो अगर जनरल देखें तो व्हाट इज द 20 टर्म पूछा है। तो देखो अगर मैं बोलूँ S20 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। सॉल्व कर लेते हैं आराम से। S20 का वैल्यू कितना है 820, सो 820 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा आपके पास 20 टर्म्स, दैट इज 20/2, फेयर इनफ। टू ट्वाइस ऑफ A का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू 20, D का वैल्यू, तो D का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, तो फेयर इनफ 4 दिया है, इतना तो बन गया। सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल कर लो। सो दिस इज 82 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 19 इंटू 4। तो अब सॉल्व करें तो दिस इज 82 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 76, 40 प्लस 36 76, 82 माइनस 76 becomes 6, that is twice of A, तो A becomes equal to 3। अब A आपका 3 आ गया है, उस A की वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि A20 निकालना है। अब A20 इवेंचुअली क्या होता है A प्लस 19 टाइम्स ऑफ D। A का वैल्यू ही दिक्कत था, A का वैल्यू ही अननोन था, A का वैल्यू पता चल गया है, तो A कितना है 3 प्लस 19 टाइम्स ऑफ D, D कितना है, तो D देखो ऑटोमेटिकली पहले से पता है हमको, दैट इज़ 4, सो दैट इज़ 3 प्लस दिस इज 76, 76 प्लस 3 इज 79, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगेन बहुत कोई ज़्यादा एक्सट्रीम कैलकुलेशन नहीं है, द ओनली अंडरस्टैंडिंग इज सम दिया है, डिफरेंस दिया है, टर्म पूछा है। सम और डिफरेंस की मदद से, सम डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स की मदद से हमने क्या निकाला, फर्स्ट टर्म का वैल्यू, फर्स्ट टर्म और n और d की मदद से हमने क्या निकाला, जो हमको पूछा गया, रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अगेन अ प्रिटी डिसेंटली LOD 1 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो गया। करते हैं नेक्स्ट वन, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट्स सी। In an arithmetic progression, the fifth term is 3 times the second term. Fair enough. आगे बढ़ते हैं. And the eighth term is 6 more than the fifth term. Fair enough. चलिए, what is the first term of AP? तो जो बोला है उसको शांति से लिखते हैं। फिफ्थ टर्म यानी A5 is equal मतलब 3 times the second term मतलब A2। A5 का मतलब क्या होगा बेटा, A plus 4D इज इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस डी। सेकेंड टर्म मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज A प्लस 4D इज इक्वल टू 3A प्लस 3D। अगर सॉल्व करें
इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो दिस इज 4d माइनस 3d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ये आपका आ गया जनरल एक इक्वेशन ए और डी के फॉर्म में। अब आगे बात करें तो दूसरा क्या दिया है, एंड द एट्थ टर्म। एट्थ टर्म मतलब ए एट एट्थ टर्म इज 6 मोर देन द फिफ्थ टर्म, इज 6 मोर देन द फिफ्थ टर्म। ये एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ए एट का मतलब कितना होगा, ए प्लस 7 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस ए 5 का मीनिंग क्या होगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 4d। ए कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करें तो इसको इधर ले आइए, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना 3d इज इक्वल टू 6, d इक्वल टू 2। d इक्वल टू 2 आ गया। अब d इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2a आ गया, तो ऑटोमेटिकली a का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1। तो a का वैल्यू आपका आ गया 1। अब पूछा क्या क्वेश्चन में उन्होंने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1। फेयर इनफ, बहुत कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, थिंग्स आर लीनियर, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो बहुत कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दिस इज जस्ट लीनियर, जो उन्होंने बोला है करते गए, काफ़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला है, शांति से पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n स्क्वायर। मतलब मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इनकेस कभी नहीं दिख रहा हो तो। जो सम दिया है वो कितना दिया है बेटा, 3n स्क्वायर प्लस 5n। व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द एपी। देखो बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा मेथड सिखाने के लिए अभी ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करूंगा, फिर शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो बोला क्या उन्होंने कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या दिया है, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ n। करेक्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या कि अगर सर मैं n की वैल्यू को 1 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा। अब अगर मैं बोलूँगा कि सर पूरी सीरीज़ में एक ही टर्म है और उसका सम बता दो, तो वो तो फर्स्ट टर्म ही होगा। तो जैसे n की वैल्यू 1 डालूंगा तो जो S1 है वो हमेशा क्या आएगा, a आना चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, कितना होगा ये 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो यहाँ इससे हमको ये समझ में आएगा कि मैं बहुत आसानी से मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो निकाल पाया और वो कितना आ गया 8। अब आगे की बात करें तो अब अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा, लेट से अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा पहली 2 टर्म्स का सम। 2 टर्म्स का सम मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या होता है a प्लस डी। तो इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा S2। ठीक है, और S2 ही क्या होगा मेरा, आप देखो S2 में मतलब यहाँ पे n कितना डालना पड़ेगा 2। तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। तो कितना होगा बेटा ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस डी इज इक्वल टू, वो कितना हो गया 4 3 ज़ा 12। तो दिस इज 12 प्लस 10 दैट इज 22। अब आप देखो a का वैल्यू 8 तो पता ही है, तो यहाँ रखो, तो कितना होगा बेटा 2 इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 22। 16 प्लस डी इज इक्वल टू 22। तो डी कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस 2 6। डन, 22 माइनस 16 दैट इज 16, 20 इज 4 इंटू 6, डी कितना आ गया 6। अब पूछा क्या है उन्होंने बेटा 18th टर्म। 18th टर्म क्या होगा, a18 कितना होगा बेटा a प्लस 17d। अब a कितना दिया है आपको 8, तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं 8 प्लस 17 इंटू 6, कितना होगा बेटा, दिस इज 8 प्लस दिस इज 60 एंड 42 102 कितना हो जाएगा, दिस इज 110। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 110। बट क्या हर बार इतना करने का नीड है, आंसर इज नो। कैसे जल्दी कर सकते हैं, तो जल्दी करने का तरीका ये बेटा कि जो सम होता है ना उससे हम इजीली कैसे वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, तो लेट्स से अगर मैं बोलता कि सर अगर मैं S2 माइनस S1 करता तो मुझे क्या मिलता वो देख लेते हैं। S2 का मतलब क्या होता a प्लस डी, और S1 का मतलब क्या होता a।
तो ये कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या, a प्लस डी। और a प्लस डी क्या होता है, सेकेंड टर्म। यानी कि आपने सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म करा तो आपको सेकेंड टर्म मिल गया। वैसे ही सम ऑफ 3 माइनस सम ऑफ 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म। वैसे ही सम ऑफ 4 माइनस सम ऑफ 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म। ऐसा क्यों, अब एक लाइन ग्राफ से समझ सकते हैं। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 3 माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। और यही क्या है, फोर्थ टर्म है, वो लिखा। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि 18th टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं सर कि आप ये सब तो हटाइए, हम सीधे सीधे करते हैं कि सम ऑफ 19 टर्म में से अगर सम ऑफ 18 टर्म्स कर दे तो 19th टर्म आ जाएगा। तो एक पीछे चले जाते हैं। अगर मैं एक पीछे चले जाऊँ, सम ऑफ 18 में से सम ऑफ 17 माइनस कर देते हैं कि शुरू के 18 टर्म में से शुरू के 17 टर्म माइनस कर देते हैं तो 18वां टर्म मेरे को मिल जाएगा। तो अब सीधे सीधे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो इसका वैल्यू क्या, S18 कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 18 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 18 माइनस 17 के टाइम पे क्या बनेगा बेटा, 3 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 17। सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू, ये कितना होगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18 फाइजा इज 90 माइनस वो कितना होगा बेटा 3 इंटू 289 17 का स्क्वायर, और वो कितना होगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 50 35 85। सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, 3 कॉमन, तो कितना बनेगा 324 माइनस 289 प्लस 5 90 माइनस 85 इज 5। सो दिस इज 3। अभी कितना 89 है तो 11 बचा 300, 11 और 24 दैट इज 35 35 प्लस 5। अब जल्दी माइनस कैसे करा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने 300 से कॉम्प्लीमेंट कर लिया इसको। तो 300 से कितना पीछे है बेटा, ये 300 से 11 पीछे है और 24 इसके पास ज़्यादा है, तो 11 और 24 का ही डिफरेंस आएगा। 24 प्लस 11 इज 35। ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 105 प्लस 5, दिस इज गोइंग टू बी 110। तो अभी आप देखो उस तरीके से भी 110 ही आया था, इस तरीके से भी 110 ही आया, बिकॉज वो तो आना ही है, बिकॉज वो करेक्ट आंसर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप इन चीज़ों में इतनी सारी स्टेप नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ समझाने की बात है, इसलिए मैंने हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखा। आप बहुत सारे स्टेप को मन में करके डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ स्टेप बहुत काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो विद दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, सो स्टेटमेंट, ओके, तो एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। अगेन जैसे मैंने बोला कि आई एम कोहीकोडे पहली बार पेपर ले रहा है, वी डोंट नो कि व्हाट लेवल ऑफ डिफिकल्टी दे पीपल आर गोइंग टू पुट इन। बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग में बता देता हूँ, बिकॉज ये वाली बात निकली तो दे आर गोइंग टू आस्क 100 क्वेश्चंस इन टोटल। अभी बाइफर्केशन नहीं पता है, बट 100 क्वेश्चन इन टोटल पूछने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू गिव यू 120 मिनट्स। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स इटसेल्फ बताता है कि पेपर इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। तो बट अगेन एज नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हमको नहीं पता है, तो वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, बाकी जो होगा फिर समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द 25th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 25th टर्म उन्होंने पूछा है कि वो क्या होगा, उस पर आप आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बताओ 25th टर्म क्या होगा बताओ। तो स्टेटमेंट है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 145। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट को अकेले देखें तो S10 का वैल्यू कितना दिया है बेटा 145। तो क्या S10 की मदद से मैं 25th टर्म निकाल सकता हूँ क्या, लेट्स सी। देखो अगर मुझे S10 दिया हुआ है, मतलब मुझे वैल्यू दिया है सामने 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस 145 इज इक्वल टू 5, 10/2 को 5 कर दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2a प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी। 5 से कैंसिल किया तो 5 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 45। तो 29 इज गोइंग टू बी 2a प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी। अब ये तो भाई एक डबल वेरिएबल इक्वेशन है,
डबल वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब मैं ए और डी को यूनिकली आइडेंटिफाई इस इक्वेशन से तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। तो जो बोल रहा है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, आंसर इज नो, कि भाई स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द फिफ्थ टर्म इज 17, बढ़िया। तो फिफ्थ टर्म मतलब बेटा A5 वो कितना दिया है 17, दैट सिंपली मीन्स कि फिफ्थ टर्म क्या होता है A + 4D वो कितना है 17। अगेन अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 अलोन देखूँ तो सर ये फिर 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर यूनिक आंसर निकालना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं बट यूनिक आंसर तो पॉसिबल निकालना नहीं है। अब क्या करें, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। क्या दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को कंबाइन लेता हूँ तो क्या मेरा आंसर निकलेगा, लेट्स सी। तो अब देखो डबल वेरिएबल में ये है, डबल वेरिएबल में ये है, तो काफ़ी आसानी से आंसर निकलना चाहिए, लेट्स सी। तो पहला क्या दिया है 2A + 9D इज इक्वल टू 29, और दूसरा दिया है A + 4D एंड दैट इज इक्वल टू 17। अब देखो उसको सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, हाँ मतलब सॉल्व करोगे A और D आ जाएगा, उससे आप 25th टर्म निकाल दोगे। तो भाई उन्होंने 25th टर्म नहीं पूछा है, वहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंडीशन देख लेते हैं कि जो कंडीशन वॉलिड तो नहीं हो रही है। मतलब कोई कंडीशन को ऐसा तो नहीं है कि हम कोई कंडीशन दी है और जिसको ओवरलुक कर रहे हों। तो वेरी स्पेसिफिकली उन्होंने हमसे 25th टर्म का वैल्यू पूछा था, हम एक इक्वेशन से नहीं निकाल पाए, दूसरी इक्वेशन से भी नहीं निकाल पाए, बट दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो मुझे यूनिकली A का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे D का वैल्यू मिल जाएगा। अब A25 का मतलब क्या होता है, A25 का मतलब होता है A + 24D। तो A मिल चुका है, D मिल चुका है, तो मुझे इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, तो उससे कंप्लीट वैल्यू काफ़ी आसानी से निकला जा सकता है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो मेरा आंसर यूनिकली निकल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करता हूँ तो काम बन जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर अलोन इज सफिशिएंट, जो कि एक्चुअल बात भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इतना ही करना है, आंसर निकाल के खुश भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं, हमने वेस्ट किया है टाइम, उससे बचना है, ठीक है। फेयर इनफ, दिस इज गुड गोइंग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बेटा, जहाँ पर आपका जो सीरीज़ है वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे वर्क करेगा। तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो मोर देन 1 हो, वो लेस देन 1 भी हो सकता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। जनरल फॉर्म देख लें, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का AR AR² AR³ एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ पर A क्या है आपका, जहाँ पर A जो है वो क्या है आपका फर्स्ट टर्म, जहाँ पे R जो है वो क्या है हमारा कॉमन रेशो। सो बेसिकली आपका जो A है वो क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशो। जैसे मैंने बोला कि एक मल्टीप्लाइंग नंबर या रेशो से आपका सीरीज तो आगे बढ़ेगा। मतलब अगेन आगे बढ़ने का मतलब इंक्रीमेंट नहीं है, हाँ आगे बढ़ने का मतलब कि बेटा नेक्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट टर्म सो ऑन सो फोर्थ आते जाएगा। देयर माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी कि R का वैल्यू अगर पॉजिटिव है मोर देन 1 तो वो आगे बढ़ता जाएगा, अगर लेस देन 1 है तो पीछे, मतलब जो सीरीज बनेगी वो डिक्रीजिंग GP बनेगी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो R है वो मोर देन 1 ही हो, वो लेस देन 1 होगा तो GP डिक्रीजिंग भी बन सकती है, ठीक है। जनरल फॉर्म देखें तो वो तो हमको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा कि सेकेंड टर्म में पावर कितनी है 1, 2 - 1, थर्ड टर्म में पावर कितनी है 2, 3 - 1, फोर्थ टर्म में पावर कितनी है 4 - 1, तो nth टर्म में पावर कितनी होगी दैट इज n - 1। तो ऑटोमेटिकली इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा बेटा, तो जनरल फॉर्म क्या है AR की पावर n - 1, दैट इज गोइंग टू बी द जनरल फॉर्म ऑफ GP। अब बात करें सम की, तो सम में बेटा 2-3 कंडीशन है, मैं वो तो बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, बट वेरी स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कब किसको यूज़ करना है। तो मैं लिख के बता देता हूँ। जब आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP की बात करेंगे तो बेटा देखो पहली कंडीशन R शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड R शुड बी मोर देन 1। अगर R 1 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या है दैट इज A ब्रैकेट R की पावर n - 1 अपॉन R - 1।
अब आपको मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों हमने लिखा कि r की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, कि अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो फिर हमारा जो सम है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। बिकॉज वो जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड है, तो हम डिफाइन तो कर ही नहीं पाए नंबर, हम डिड्यूस तो कर ही नहीं पाए नंबर, तो ऑटोमेटिकली हम r का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं। दूसरा, अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है, इन दैट कंडीशन हम सम ऑफ n टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बिकॉज ऑटोमेटिकली r अगर 1 से छोटा होगा तो 1 में से जब माइनस करूंगा तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो मेरा जो भी सम है वो एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, r की वैल्यू जब मोर देन 1 होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम दोनों कंडीशन में r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। r की वैल्यू 1 आप यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, आप यहाँ रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो विद दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, सम, बढ़िया। तो एक थियोरी का पार्ट और है, अभी लास्ट में लिखा है, मैं इधर लिख देता हूँ। जब हम बात करते हैं सम ऑफ, जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज एस इन्फिनिटी, दैट इज ऑलवेज ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स सिर्फ और सिर्फ तब निकल सकता है व्हेन योर मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। मॉड ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा भी था बेटा, कि आर इज गोइंग टू बी बिटवीन -1 एंड +1। जब r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा तभी आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं और तभी आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम डिफाइन होगा। चलिए, सो वी आर डन विद द थ्योरेटिकल पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस नाउ। क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये रीड कर रहा है दैट द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 12, मतलब सेकेंड टर्म A2 कितना दिया है 12, fair enough. The fourth term is 108. Okay, the fourth term given is 108. Done. Find the first term. ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म होगा ए आर की पावर 2 माइनस 1। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 4 माइनस 1। अगर मैं जनरल लिखूं तो क्या बनेगा, ए आर इज गिवन एज 12 एंड ए आर क्यूब इज गिवन एज 108। तो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए आर, हमको क्या मिलने वाला है, दैट इज ए आर क्यूब अपॉन ए आर इज गोइंग टू बी 108 अपॉन 12। ए से कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर कितना बचेगा बेटा 9, 12 9 ज़ा 108। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका +3 और r का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। तो r का वैल्यू +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अब मैं जजमेंट कैसे लगाऊंगा कि सर +3 और -3 में से क्या दोनों ही आंसर सही है कि एक आंसर सही है। तो देखो बेटा, आप देखो सेकेंड टर्म क्या है 12 और आपका फोर्थ टर्म क्या है 108, और ये दोनों की दोनों आपके इवन वाले टर्म्स है। मतलब देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि सर अगर मैं -3 लेता, देखिए लेट्स से एग्जांपल, उसने वैसे हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है तो हम उस हिसाब से रिड्यूस करेंगे, बट दोनों चीज़ में एक बात समझिए बेटा कि दोनों में अगर मैं +3 -3 लूँगा तो उसको फर्स्ट टर्म से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आर्बिटरी क्वेश्चन बनता कि लेट्स से मुझे कोई A16 बताओ, A15 बताओ, A13 बताओ, तो फिर दो केसेस बनते। क्यों केसेस बनते? बिकॉज A2 A4 में दोनों जगह पे पावर क्या है, ऑड है, बट पावर ऑड होने के बाद में भी सामने नंबर क्या है, सामने वाला नंबर क्या है, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर मैं नेगेटिव की पावर ऑड लगाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, और सामने पॉजिटिव है तो ए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर सॉल्व करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ करने का तरीका, अगर लेट से मैं +3 लेता हूँ तो क्या बनेगा बेटा, +3 लेता हूँ तो A2 कितना दिया है हमको 12, दैट इज़ A इंटू आर कितना दिया है 12। अगर मैंने +3 लिया तो A कितना आ जाएगा 4, बट अगर यही -3 लिया तो A2 कितना बनेगा बेटा 12, AR
कितना दिया है 12, a इंटू -3 कितना है 12, तो a कितना आ जाएगा -4। तो अब नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज जस्ट बिकॉज सर दोनों के दोनों टर्म्स इवन नंबर के टर्म्स है, तो उसमें जो r की पावर है वो ऑड आएगा, एंड बिकॉज r की पावर ऑड आएगा तो अब हम यूनिकली नहीं बोल सकते सर कि +3 पे चल रहा है -3 पे चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरी a की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 2। उन्होंने मुझसे क्या पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो मैं यूनिकली बोल पा रहा हूँ क्या, आंसर इज नो, तो मैं इसका आंसर नहीं बोल पाऊँगा। बेसिक समझने का तरीका क्या है कि अब r की, क्योंकि r² का वैल्यू 9 आ रहा है, तो मैं यूनिकली थोड़ी बोल सकता कि सर r का वैल्यू +3 लेते हैं, -3 नहीं चलेगा, -3 भी चल सकता है। क्यों चल सकता है, बिकॉज सर -3 का स्क्वायर भी तो +9 ही होगा। सो अगर r +3 हुआ तो a कितना आएगा 4, बट अगर r -3 हुआ तो a का वैल्यू कितना आएगा -4। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे, फर्स्ट टर्म पूछा है। फर्स्ट टर्म क्या मैं यूनिकली बोल पा रहा हूँ, आंसर इज नो, तो मैं आंसर नहीं बोल पाऊँगा वेरी क्लियरली। चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 21। फेयर इनफ, चलिए देखते हैं। फर्स्ट 3 टर्म इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो 3 टर्म ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इसको करने का एक जनरल तरीका ऐसा है, बहुत सारी बुक्स जनरल जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा तरीका है कि सर फर्स्ट टर्म को a/r ले लो, सेकेंड वाले को a ले लो और थर्ड वाले को ar ले लो। उससे भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, बात सेम ही होती है। तो उन्होंने सम कितना दिया है 21, तो इन तीनों का सम कितना आ गया बेटा 21। देयर प्रोडक्ट मतलब a इंटू ar इंटू ar² एंड दैट इज गिवन एज 216। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो a³ इंटू r³ एंड दैट इज 216। तो ar का होल क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ar कितना आ जाएगा बेटा 6, ar 6 आ गया। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व कर लेते हैं। निकालना क्या है, सेकेंड टर्म निकालना है। अब आप देखो सेकेंड टर्म तो मेरा आ ही गया, बिकॉज सेकेंड टर्म ही क्या है 6। भाई सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कितना आ गया 6। बट अगेन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पर मान लेते हैं हमको a और r का वैल्यू पूछा होता तो क्या करते हैं, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसमें सॉल्व करने में कोई नुकसान नहीं है। आंसर आ गया है वो तो चलो ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से मैं a का वैल्यू क्या निकालूंगा 6/r, इसको यहाँ रख देते हैं। तो क्या बनेगा बेटा 6/r प्लस 6/r इंटू r प्लस 6/r इंटू r² इज इक्वल टू 21। सो ये एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/r प्लस 6r इज इक्वल टू 21। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 प्लस 6r प्लस 6r² इज इक्वल टू 21r, ये ऊपर चले जाएगा एलसीएम में। तो इक्वेशन क्या बन गया 6r² प्लस 6r माइनस 21r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6r² माइनस कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर ले 3 से, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 3 से डिवाइड करने के बाद 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन निकाले बेटा, तो 2 2 4, अभी क्वाड्रेटिक में पढ़ा, रूट्स क्या आएंगे -4 -1, साइन चेंज करेंगे तो +4 +1, 2 कोएफिशिएंट में है तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो रूट्स क्या जाएंगे, r की वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है और क्या हो सकती है 1/2। पर इन बोथ कंडीशन r की वैल्यू 2 लेंगे 1/2 लेंगे तो सीरीज़ क्या बनेगी बेटा, अगर r की वैल्यू 2 लेता हूँ तो सीरीज़ बनेगी 3 6 12, और r की वैल्यू 1/2 लेता हूँ तो सीरीज़ क्या बनेगी 12 6 3। पर इन बोथ द कंडीशन सेकेंड टर्म तो हमेशा क्या रहेगी 6 ही रहेगी, इसलिए उसने सेकेंड टर्म ही पूछा, हम यूनिकली उसको आंसर कर पाए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात होती है यू नीड टू चेक कि मेरा r², जैसे r³ है, अब r³ 216 है तो फिर r 6 ही आएगा, बिकॉज प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा, पावर ऑड है। बट जब भी पावर इवन है
और अगर सामने नंबर दिया हुआ है तो यू नीड टू टेक प्लस माइनस बिकॉज नेगेटिव आर इज ऑलवेज पॉसिबल इन जीपी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। चल, सो क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी का, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एन इनफाइनाइट जीपी हैज़ अ पॉजिटिव फर्स्ट टर्म, मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं हमसे कि भाई एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें जो ए है वो मोर देन 0 है, पॉजिटिव फर्स्ट टर्म, फिर ना द सम ऑफ टर्म्स इज 20, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज गिवन इज 20, फिर ना, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म, मतलब अगर ये जैसे ये सीरीज़ है तो अगर सीरीज़ रही होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टिल इन्फिनिटी, तो उसका सम ये दिया है। और दूसरी सीरीज़ क्या दी है हमको, ए स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड सो ऑन सो फॉर इन्फिनिटी, तो इसका सम कितना दिया है 100। ठीक है, तो इसका सम हमको दिया है 100। चलिए आगे बोला है व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू पूछ रहा है और ए की वैल्यू मोर देन 0 दी है। सॉल्व करते हैं, तो पहले हम सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट थिंग। तो क्या होगा बेटा, अगर इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम लगाएंगे तो क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर एंड दैट नीड टू बी कितना 20। फिर नो सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर। चलिए अब अगर देखें तो दूसरे वाले को सॉल्व करें तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। अब 1 माइनस आर मतलब आर होता है कॉमन रेशियो, इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या है बेटा, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, क्या जाएगा आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर एंड दैट इज गिवन एज 100। फेयर इनफ। सॉल्व करें तो ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट 100। अब a का वैल्यू तो पता है तो उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो अगर उधर सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या बनेगा 20 ब्रैकेट 1 माइनस आर दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 100। डन। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे इधर। सो स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा ये 400, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 0 0 कट कर लो। सॉल्व करें तो दिस इज 4 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो 4 प्लस 4r स्क्वायर 4 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 8r इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो 4r स्क्वायर प्लस 1r स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर माइनस 8r, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन पॉसिबल। तो इक्वेशन में उधर लिख देता हूँ थोड़ी जगह करके, ठीक है। सो थोड़ा रब कर लेते हैं। सो अब अगर जनरल देखें तो आपके पास ए इक्वेशन आर के फॉर्मेट में आ चुकी है। तो अगर इक्वेशन क्या है हमारे पास 5r स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ r प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब 5 3 सा होगा 15 बनाने का तरीका माइनस में है, मतलब -5 -3 ले सकते हैं। तो -5 -3 -8 हो जाएगा, 5 3 सा 15 प्लस में भी आ जाएगा, साइन चेंज कर लिया डिवाइड बाय 5। तो r का वैल्यू कितना हो सकता है, या तो 1 या फिर r का वैल्यू कितना हो सकता है 3/5। अब इसमें से कौन सा r का वैल्यू पॉसिबल है, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, अभी जब हमने इनफाइनाइट जीपी देखा था तो क्या बात की थी, दैट r नीड टू बी लेस देन 1, दैट मीन्स r नीड टू बी बिटवीन 1 एंड -1। तो आप देखोगे 1 पे इक्वल टू लगा है, नहीं लगा है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से स्टैंडर्ड 3/5। उसने पूछा क्या है, कॉमन रेशो ही पूछा है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 3/5।
सो दैट इज़ देयर। तो ये हो गया क्वेश्चन। हमको सिर्फ इतना था कि यहाँ पे स्क्वायर का सम करना था, हमने सम कर लिया, सब्सटीट्यूट कर लिया, काफ़ी आसानी से काम बन गया। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे फिर बेटा। स्पेशल सीरीज़। ओके, स्पेशल सीरीज़ में जब भी अपॉन में दिखे और आपको डिफरेंस पे दिख रहा है तो जनरली टेलीस्कोपिक सीरीज़ होती है। तो अपन समझते हैं कैसे क्या करना है। क्या दिया है बेटा, मैं पहले लिख देता हूँ। एस आपको दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, और आखिरी टर्म दिया है 1/n इंटू n+1। डन। उन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज़। तो देखो बेटा, ऐसे सीरीज़ को टेलीस्कोपिक सीरीज़ बोला जाता है। जनरल सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका है कि आप इस चीज़ को ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक कैसे करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। ये तो आप सॉल्व करते रहेंगे, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर समझ में आ गया कि ब्रेक कैसे करना है। तो जैसे पहला टर्म है हमारे पास 1/1 इंटू 2, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 1/1 माइनस 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 2 क्रॉस दैट इज़ 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/1 इंटू 2। ये तो एग्जैक्टली वही आ गया जो चाहिए था, तुम्हारा काम बन गया। यानी मैं इस टर्म को इस तरीके से इंडिकेट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं अब यही चीज़ हर टर्म के साथ करूँगा। तो अगर मैं हर टर्म के साथ ये चीज़ करूँगा तो क्या बनेगा बेटा, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर इसको ब्रेक करें तो बेटा क्या बोल सकते हैं इसको, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। कहाँ तक जाना है, 20 टर्म्स तक। 20 टर्म्स तक जाना है तो सर 20 टर्म क्या होगा, तो पहले थोड़ा सोचो। सर लास्ट टर्म में क्या है, n इंटू n+1। सर 20 टर्म होगा तो आखिरी टर्म क्या बनेगा, 1/n माइनस 1/n+1। अब देखो यहाँ पे 1/1 था तो यहाँ पे n आया, तो यहाँ पे क्या आया n+1। यहाँ पे n आया सेकेंड टर्म तो यहाँ पे क्या आया n+1 3। यहाँ पे n आया 3 थर्ड टर्म तो यहाँ पे क्या आया 4। तो यहाँ पे आखिरी में ये बनेगा। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आखिरी में ये बचेगा और आखिरी में ये बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास 1/1 माइनस 1/21। सॉल्व करेंगे तो कितना बच रहा है, 21 माइनस 1/21, तो दैट इज गोइंग टू बी 20/21। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगेन बहुत इजी, बहुत सिंपल, सीधा सीधा क्वेश्चन, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। अब ऐसे भी लास्ट टर्म कैसे कट कर सकते थे कि सर इसके सेकेंड से इसका फर्स्ट कैंसिल हुआ, इसके सेकेंड से इसका फर्स्ट कैंसिल हुआ, तो जो लास्ट सेकेंड होगा उसके सेकेंड टर्म से लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बचेगा। इसी पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि और कैसे तरीके से पूछा जा सकता है या कैसे हमको करना है। लेट्स से अगर हमको बोला s इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11। लेट्स से डिफरेंस मैच कर लेते हैं। मैंने डिफरेंस थोड़ा सा अनमैच कर दिया, सॉरी। डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 3, हमको सिर्फ टेलीस्कोपिक में डिफरेंस ही देखना होता है। दैट इज गोइंग टू द मेक एंड ब्रेक। ठीक है, 1/11 इंटू प्लस 3 करेंगे 14 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स से 20 टर्म्स तक की बात है, ये सॉल्व करना है। तो जैसे भी बात किया, क्वेश्चन बनाते वक्त भी क्या देखा मैंने, डिफरेंस। तो बस सॉल्व करते वक्त भी इतना ही ध्यान रखना है कि डिफरेंस मैच हो रहा है तो टेलीस्कोपिक के सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितने का है, 3 का। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो बस टेलीस्कोपिक चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे कि सर 1/2 इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हो कि सर 1/2 लिख दो माइनस 1/5 लिख दो। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का, 1/3। आप सॉल्व करके देखो यही आएगा। कैसे आएगा कि जैसे 1/3 रखा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5 - 2/2 इंटू 5।
1/3, 5 - 2 कितना होगा बेटा 3/2 × 5, 3 3 कैंसिल, यही बन गया। तो बस वो ध्यान रखना होता है डिफरेंस का। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसको कैसे हिट करने वाले हैं। अब इसको करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको ऑप्ट करने वाले हैं। तो अब देखो डिफरेंस अब मैच हो गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट वाले का लास्ट टर्म बचेगा डिफरेंस के साथ। तो मैं अगर टर्म लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि सर 1/3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो ये कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 1/2 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/8 प्लस 1/8 - 1/11 एंड सो ऑन सो फोर्थ। 20 टर्म, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं 20 टर्म कैसे निकालना है। तो देखो बेटा पहला वाला क्या है 1/2, दूसरा वाला क्या है 1/5, ठीक है, इसका जो 2 है, और सेकेंड टर्म में फर्स्ट वाला क्या है 1/5, थर्ड टर्म में फर्स्ट वाला क्या है 1/8। तो अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे का AP देख रहा हूँ। तो 20 टर्म क्या बनेगा 1/2 प्लस 20 - 1 इंटू डी कितना है 5 - 2 दैट इज 3। सॉल्व करें तो 1/22 प्लस दिस इज 19 3 तो 1/59 कैसे 19 3 इज 30 27 57 प्लस 2 59। तो उसका लास्ट टर्म क्या बनेगा 1/59। अब देखो डिफरेंस कितने का मेंटेन है बेटा 3 का, तो इसमें 3 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 62, इसका लास्ट टर्म हो गया। तो जैसे जल्दी जल्दी हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा आपके पास आखिरी में, आपके पास आखिरी में बचेगा 1/3 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/62, 1/3 ब्रैकेट LCM कितना ले लिया 62 ले लिया, तो इनके पास कितना आएगा 31 - 1, मैंने LCM 62 ले लिया, तो 62 31 2 इज 62, तो ये कितना बच गया बेटा 1/3 ब्रैकेट दिस इज 30/62, 3 से कैंसिल किया तो 10, तो आंसर कितना आ गया 10/62 दैट इज 5/31, करेक्ट आंसर। तो बेसिकली बस ये ध्यान रखना टेलीस्कोपिक सीरीज़ में कि आपको डिफरेंस मैच करना है, डिफरेंस मैच होगा नहीं तो मैच करना पड़ेगा। तो अभी मैच जब तक होता है मतलब LOD 1 LOD 2 एक क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ डिफरेंस मैच हो जाएगा। जैसे वो डिफरेंस मैच हो जाए आप फटाफट टेलीस्कोपिक सीरीज़ बनाइए, आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट में। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बढ़िया, इनफाइनाइट तो देखो मॉड ऑफ आर लेस देन 1 दिया है उसने, ठीक है, देखते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें समझनी होती हैं। दिख रहा है कि सर इनफाइनाइट सीरीज है तो आखिरी में सम तो किसका देगा GP का देगा। क्यों देगा सर GP का सम, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज का सम GP में ही निकलता है, AP में तो नहीं निकलता है। तो GP में कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 ये AP में है, R² R³ R⁴ 4 GP में है, मतलब ये मिक्स ऑफ AP GP है जिसको अपन आम भाषा में AGP बोलते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का कि S कितना दे दिया है बेटा 1 + 2R प्लस 3R² प्लस 4R³ प्लस 5R⁴ एंड दैट गोज टिल इन्फिनिटी। करने का तरीका कि आप S में मल्टीप्लाई करिए R का और एक टर्म पीछे शिफ्ट कर दीजिए ताकि आप AP को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। कैसे कर दें, किसी एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा होता 1 2 3 4 5 है ना, मान लेता हूँ 5 टर्म, अगर मैं क्या करूँ इसी में से इन पांचों टर्म में डिफरेंस कितने का एक एक का है। आप देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो उसको नलीफाई करने के लिए अगर मैं ये करूँ कि लेट्स से उसको S लिख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ S में 1 का मल्टीप्लाई करूँ और उसको एक पीछे खिसका के कर दूँ कि 1 के नीचे 1 ना आए, 2 के नीचे 1 आए, 3 के नीचे 2 आए, 4 के नीचे 3 आए, 5 के नीचे 4 आए और +5 और माइनस कर देते हैं। तो S - S कितना हो जाएगा 0, 1 का 1,
2 माइनस 1 कितना होगा बेटा 1, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 5 माइनस 4 कितना होगा 1 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये, तो ये कितना अपना सम बन गया। आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेडली करेक्ट हियर, यस। सो अब बेसिकली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो हमारा लीनियर है, अब ये जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो गया है 1 1 1 1 हो गया है। दैट सिंपली मीन्स मतलब अभी सम वम तो मैनेज कर सकते हैं, हमको सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग है कि अब जो मेरा AP था उसको मैंने कैसे भी डिफरेंस से माइनस करके नलीफाई कर दिया है कि वो सारी सीरीज़ का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, मैं एग्जांपल एक स्टेट और करता हूँ। जैसे आपके पास सीरीज़ दिया है 1 + 3 + 5 प्लस कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, 7 + 9 लेट्स से। अब मुझे इस AP को नलीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही लेता हूँ, बट मैं 1 यहाँ कर देता हूँ, 3 इसके नीचे, 5 इसके नीचे, 7 इसके नीचे और 9 अलग से, और लेट्स से माइनस कर लेते हैं। तो 1 का तो 1 आ जाएगा बेटा, 3 - 1 कितना हो गया 2, 5 - 3 कितना हो गया 2, 7 - 5 कितना हो गया 2, 9 - 7 कितना हो गया 2। तो देखो इनमें मैंने नलीफाई कर लिया, इसमें मैंने AP को हटा दिया, क्या वो 2 कॉमन कर लूँगा तो सबका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, मतलब अब AP चला गया, अब जो भी सीरीज़ बचेगा वो बचेगा, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो उसी का फ़ायदा हम यहाँ उठाएंगे, कैसे उठाएंगे देखते हैं। सो देखो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे कि S हमको दिया है 1 + 2r + 3r² + 4r³ + 5r4 टिल इन्फिनिटी। अब हम S में मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस डिफरेंस का, अगर उस डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर लूँगा तो जो 2 कॉमन निकालना पड़ रहा था वो कॉमन भी निकालना नहीं पड़ेगा, वो डिफरेंस माइनस ही हो जाएगा। तो अगर मैं S में मल्टीप्लाई R का डिफरेंस है तो R का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और एक टर्म पीछे कर देता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा 1 × R कितना होगा R, 2R × R कितना होगा 2r², R × 3r² कितना होगा 4r³, R × 5r R × 4r³ कितना होगा, सॉरी मैंने एक मिस कर दिया, सॉरी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आई जस्ट मिस्ड इट। सो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 × R कितना हुआ R, 2R × R कितना हुआ 2r², 3r² × R कितना होगा 3r³, 4r³ × R कितना होगा 4r4 एंड दैट गोज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से एक टर्म कम करो ज़्यादा करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होगा S - S ऑफ R इक्वल टू 1 का 1, 2R - R कितना होगा R, 3r² - 2r² कितना होगा R², 4r³ - 3r³ कितना होगा बेटा R³, 5r4 - 4r4 कितना होगा R⁴ एंड दैट गोज इन्फिनिटी। तो एग्जैक्टली जो अभी बोला कि जैसे ही हमने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा जितने का डिफरेंस आ रहा था, भाई 2r 3r 4r 5r में डिफरेंस एक एक का था, 2 3 4 5 में, तो मैंने r का मल्टीप्लाई किया बिकॉज पावर में भी एक एक का डिफरेंस था, तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। अब इसमें इन्फाइनाइट GP लगाना पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो S कॉमन किया तो कितना बच गया बेटा ये S 1 - R, इसी कितना होगा A/1 - R। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन गया S ब्रैकेट 1 - R इज इक्वल टू 1/1 - R। तो S का वैल्यू कितना आ गया 1/1 - R का होल स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओनली डिफरेंस बेटा यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर AGP है तो आपको उसका अरिथमेटिक वाला पार्ट हटाने के लिए जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर शिफ्ट करके माइनस करना होता है, तो आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट हट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा, GP ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज देयर। बढ़ते हैं आगे, चलिए। सो यस, विद दिस वी आर डन विद द प्रोग्रेशन पार्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इंडाइसेस एंड सर्ट्स। तो जैसे हमने प्रोग्रेशन में किया, वी हैव सीन द फॉर्मूलाज, we have seen some of the questions, we have seen special series questions also। इंडाइसेस एंड सर्ट्स में पहले फॉर्मूला देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इंडाइसेस में जनरल फॉर्मूला बेटा
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन में पावर क्या होती है, प्लस होती है। अगर मैं जनरल बताऊं तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज़ ऑलवेज ए की पावर m प्लस n। वैसे ही ए की पावर n अपॉन ए की पावर n इज़ ऑलवेज ए की पावर m माइनस n। बहुत जनरल रूल्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा, पावर इन पावर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि जब मैं a की पावर m ब्रैकेट में पावर n लगाता हूँ तो दैट इज़ ऑलवेज a की पावर m इंटू एन। बट अगर मैं a की पावर m की पावर n लगाता हूँ तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, इक्वल नहीं होता है। वेरी स्पेसिफिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक करेक्शन है यहाँ पर, आई थिंक प्रिंट होने में ये नीचे की जगह सामने बराबर पे आ गया। तो जब मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई होता है एंड ये, तो दे आर नेवर इक्वल। बेसिकली वो इक्वल आ गया, वो नीचे था अलग अलग, जैसे मैंने आपको लिख के बताया वैसे लिख के बताने का कॉल था। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि, और अच्छा है कि एक इंसिडेंट से याद भी रहेगा कि व्हाट हैड हैपेंड, कि डिफरेंस क्या था, वो एक अंडरस्टैंडिंग याद रखने में ईजी रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 का क्यूब का स्क्वायर, तो दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 2, दिस इज 2 की पावर 6। बट अगर मैं इसी को लिखूँ 2 की पावर 3 की पावर 2, तो दैट इज 2 की पावर 3 का स्क्वायर इज 9। सो 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 9 आर नेवर इक्वल। तो ये इक्वल कभी भी नहीं होगा। ये हम बहुत क्लियरली ध्यान रखेंगे कि a की पावर m की पावर n इज नेवर इक्वल टू a की पावर m की पावर n, बिकॉज m की पावर n एक इंडिविजुअल नंबर है और a की पावर m फंक्शन की पावर n फंक्शन की पावर है। इस पूरे फंक्शन, इस पूरे नंबर की पावर n है, जहाँ पर m की पावर n है। दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, एग्जांपल आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कि जब a b की होल पावर n दिया होता है तो हम उसको इंडिविजुअली a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब 6 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 9, दैट इज एग्जैक्टली 36। दैट ऑलवेज गोज गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। a की पावर 0 इज ऑलवेज 1 प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी 0। a की पावर माइनस n, तो जब मैं लिखता हूँ 1 अपॉन a का स्क्वायर तो उसको हम लिखेंगे a की पावर -2, द सेम इज रिटन हियर। जब मैं लिखता हूँ अंडर द रूट a, तो दैट कैन बी सेड एट a की पावर 1/2। मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ a, दैट इज a की पावर 1/3। दिस शुड बी नोन टू अस। सॉरी, नेक्स्ट की बात करें सर्ट्स। ये अपने इंडाइसेस के फॉर्मूलेस थे, अब बात कर लेते हैं सर्ट्स। तो सर्ट्स की बात करें बेटा, तो सर्ट्स में क्या है, जब मैं बात कर रहा हूँ सर्ट्स होते क्या हैं, पहले थोड़ा सा सर्ट की बात कर लेते हैं। तो सर्ट्स इर्रेशनल नंबर्स है जिनको मैं रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल कि रैशनल फॉर्म मतलब जिसको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, वो सारे हमारे सर्ट्स हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें कि ये लिख रहा हूँ मैं रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, दैट कैन बी सेड कि सर ये है a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अभी तो फॉर्मूला देखा, इस कैन बी सेड ab की होल पावर 1/2, दैट इज रूट ऑफ ab, जो अभी इस फॉर्मूले में हमने देखा। यस, डन। रैशनलाइजेशन करना है तो उसके लिए अच्छे समझते हैं रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो एक बेसिक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि रैशनलाइज कैसे करेंगे। लेट्स से अगर जनरल बात करें तो मुझे अगर दिया है 1/3 माइनस रूट 8, लेट्स से रैशनलाइज करना है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में सर्ड न बचे, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का मतलब कि हम यहाँ पे जो भी हमको नंबर सर्ड के फॉर्म में दिया है उसका हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो माइनस दिया है तो हम प्लस ले लेते हैं, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज सर्ड का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा, मतलब रैशनल नंबर बन जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा, नीचे से रूट हट जाएगा। तो ये मैंने कर दिया a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा ये 3 प्लस रूट 8 अपॉन
ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये 3 प्लस रूट 8 अपॉन ए का स्क्वायर इज 9, बी का स्क्वायर इज 8, दिस इज 3 प्लस रूट 8 अपॉन 1, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया रैशनलाइज करने का तरीका। बढ़ते हैं आगे। तो दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। सो बहुत क्लियर ध्यान रखिएगा कि सेम सर्ड होगा तो प्लस माइनस कर सकते हो। √2 प्लस √2 कैन बी रिटर्न एज 2√2, बट √2 प्लस √3 इज नॉट, मतलब उसको आप ये बोल सकते हो कि सर इसका एक नंबर, मतलब ये एक मैथमेटिकल नंबर होगा, पर उसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख पा रहे हो वैसे इसको नहीं लिख सकते कि सर तो √6 लिख दोगे, √5 लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। रूट में डायरेक्टली अगर सेम है तो आप उसको प्लस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि सर इसको सॉल्व किया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, √2 कॉमन निकाला तो वो हो गया 1 + 1, तो ये लिख पाए। यहाँ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करें तो अरे बच्चे बढ़िया क्वेश्चन पे आ गए हम। तो इसमें एक चीज़ बता दूँ, सर्ड में स्क्वायर रूट और कंपैरिजन ऑफ सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन में हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो अलग से करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 4, मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो पावर में लिखा है। 4 की पावर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 टिल इन्फिनिटी। बढ़िया। एंड दैट इज गिवन एज 4096 की होल पावर x/2 और x की वैल्यू पूछिए। तो अगेन बहुत स्टैंडर्ड शांति से करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 4 को 4 लेने देते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है जीपी है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशो 1/2 है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 1/2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे a अपॉन 1 - r, दैट इज 4096 इज 2 की पावर 12। सो अगर 2 की पावर 12 है तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 6, होल पावर कितना हो जाएगा बेटा x/2। अब देखो क्योंकि 4096 में 4 की पावर 6 था तो मैंने फंक्शन की पावर लगाया है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट पावर नहीं लगाऊंगा। ये क्लियर रखेंगे। कितना हो गया बेटा ये 4, 1 अपॉन 1 - हाफ कितना होता है हाफ, सॉरी दिस इज 4 पावर, दिस इज 6 × x अपॉन 2। कितना हो गया बेटा ये 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पावर 3x। तो कंपैरिजन करेंगे अब तो क्या बोलेंगे बेटा आप, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, दैट इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। बहुत सीधा, बहुत सिंपल, काफ़ी आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज कि बस आपको लॉजिकली इसको समझना है, उसको देखना है क्या वो बोल रहा है, सिर्फ उसके एक लेंथ पे, उसके एक्सप्रेशन पे देख, मतलब उसके एक्सप्रेशन को देख के डरना नहीं है, शांति से अप्रोच करना है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ओके, वैल्यू ऑफ x पूछा है, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 4 की पावर x - 1 प्लस 4 की पावर x + 1 एंड दैट इज गिवन एज 272। बहुत स्टैंडर्ड तरीका बेटा, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई कोडे के पेपर में सारे में ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो आप प्लग इन ऑप्शन करिए, आपका जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि चलो अभी ऑप्शन से नहीं करना होता, अभी ऑप्शन तो नहीं दिए तो क्या करें सर, कोई बात नहीं। आप हमेशा देखिए ऐसे क्वेश्चन में कि इन दोनों में से बेयर मिनिमम पावर कौन सी है, बेयर मिनिमम पावर कौन सी है, तो ये पावर बेयर मिनिमम है। तो हम करेंगे कैसे सॉल्व इसको, थोड़ा मैं स्पेस कर लेता हूँ। 4 की पावर x - 1 प्लस 4 की पावर x + 1 एंड दैट इज 272। इन दोनों में बेयर मिनिमम पावर किसके पास है, x - 1 के पास। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि 4 की पावर x - 1 प्लस 4 की पावर x - 1 प्लस 2 लिखूंगा तो चलेगा भाई, x - 1 प्लस 2 करूंगा तो x + 1 बन जाएगा, बात समझ में आ जाएगी, दैट इज 272। 4 की पावर x - 1 प्लस 4 की पावर x - 1 इंटू 4 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी बेटा
ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ऑलवेज ए की पावर m प्लस n। तो भाई इसका वाइसा वर्सा भी तो ट्रू है, अगर पावर प्लस में लिखी है तो उनको मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकता हूँ। तो पावर प्लस में लिखी थी तो ये एक टर्म बन गया, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ दूसरे कलर से। तो ये एक टर्म बन गया और एक टर्म ये बन गया, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया पावर्स में, वहाँ की जो फॉर्मूला लिखा उसकी तरह। ठीक है, अब आगे बढ़े। दैट इज गिवन एज 272। अब ये 4 की पावर x माइनस 1 को अगर कॉमन कर लूँ तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दैट इज गिवन एज 272। तो 4 की पावर दिस इज x माइनस 1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 17 इज 272। 17 1 जा 17, बचेगा कितना 102, तो दैट इज 6 जा। तो अब मेरे पास कितना बचा 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x माइनस 1 इज 2, x बिकम्स 3। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 3। अगेन मैं फिर इटरेट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में ये करके कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। द ओनली अंडरस्टैंडिंग इज कितना जल्दी कितना इफेक्टिवली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड इन एन MCQ पेपर इज प्लग इन ऑप्शंस, डू गेट द वैल्यू एज सून एज पॉसिबल, टिक द आंसर एंड मूव अहेड, दैट्स द बेसिक कॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो हमको x का वैल्यू दिया है सर्ड के फॉर्म में और हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन वन ऑफ द वेरी फेवरेट वन ऑफ एंट्रेंसेस। सो x कितना दिया है बेटा 4 माइनस √3 और हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालो। इसमें भी एक शॉर्टकट बताता हूँ बेटा, इसमें जब ऑप्शन मिलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व तो कर लूँगा, सॉल्व तो करेंगे हम मिलके, बट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ऑप्शन से देख के आंसर ही बोल सकते थे क्या? वेरी करेक्ट, बोल सकते थे। कैसे बोल सकते थे देखते हैं। देखो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा a रहा, मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू समथिंग जो भी सामने दिया होगा। तो अब क्या मिला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा x इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो कितना मिल गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। इसकी मदद से मैं बहुत जल्दी आंसर देख के बोल सकता हूँ। कैसे? कि सर जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर कैसा आएगा, वो आंसर हमेशा कैसे आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर में से 2 माइनस करके हो। मतलब जो भी मेरे ऑप्शंस होंगे उसमें अगर मैंने +2 कर दिया तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें अगर मैंने जो भी मेरा आंसर आएगा, जैसे मेरा आंसर आया, जैसे ये मेरा आंसर है, एक्सपेक्टेड आंसर है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो भी मेरे को ऑप्शन दिए होंगे उस ऑप्शन में जैसे ही मैंने 2 प्लस करा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो जैसे ही मैं 4 ऑप्शन देखूंगा, अगर मेरी किस्मत रही, मतलब अगेन किस्मत लग जो बोलना चाहो, तो ऑटोमेटिकली एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे उस नंबर में मैंने 2 प्लस करा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मान लेता हूँ अनफॉर्चुनेटली सर 2 आंसर्स आ गए, जो कि अगर आप सोचोगे कि हाँ नहीं वैसा हुआ तो सर क्या करेंगे, तो भी बेटा आपको एट द एंड ऑफ द डे ए का वैल्यू तो मिल रहा है ना। जल्दी जल्दी किसी भी एक ऑप्शन को उठाओ, प्लग इन द वैल्यूज और चेक कर लो, आंसर मैनेज हो रहा है तो वो आंसर, नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला आंसर, तो फिर भी जल्दी जल्दी काफ़ी आसानी से काम हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं, बिकॉज अभी तो ऑप्शन नहीं है तो अभी पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे। अब अगर बेटा सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? x आपको दिया है 4 माइनस √3, तो कोशिश करिए 1 अपॉन एक्स निकालने की। तो 1 अपॉन एक्स निकालते हैं, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन 4 माइनस √3। रैशनलाइज करें तो 1 अपॉन एक्स क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3। तो 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस √3 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 अपॉन 16 माइनस 3, दैट इज़ 4 प्लस √3 अपॉन 13। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा आपको? क्वेश्चन में बोला है ये निकालने का, तो मैं पहले निकाला x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x कितना है हमारे पास, दैट इज़ 4 माइनस √3। 1 अपॉन एक्स कितना निकाला आपने
4 प्लस रूट 3 अपॉन 13। तो प्लस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज 13 इंटू 4 माइनस 13 इंटू रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3 होल अपॉन 30। सो दिस इज 13 into 4 plus 4, that is 14 into 4, that is 56 minus 13 minus 1 is 12 upon 30। तो ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। कैसे यूज़ कर लेता हूँ, चलो उसको क्लीन कर लेंगे, इधर ही कर लेते हैं, कोई नहीं, जगह बच जाएगी। अब मेरे पास x प्लस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, दैट इज़ 56 माइनस 12 रूट 3 अपॉन 30। बढ़िया। अब अगर मैं स्क्वायर करूँ तो जगह कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अगर मैं एक अंडरस्टैंडिंग देखूँ तो अब सिचुएशन क्या हो सकती है कि अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मुझे एक टर्म मिल जाएगा। तो लेट्स सी, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 56 माइनस 12 रूट 3 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 12 रूट 3 अपॉन 13 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगेन इसको थोड़ा, अगेन स्पेस है, ठीक है, स्पेस होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है तो किसी का स्क्वायर ही, एट द एंड ऑफ द डे देखो स्क्वायर माइनस 2 ही हो रहा है, तो जो भी मेरा आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है। तो अगर मैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी पहचान पाऊंगा यहाँ, तो चलो ठीक है, मैंने एक आर्बिटरी नंबर बनाया, अभी आर्बिटरी नंबर 4 माइनस रूट 3 लिया। आप 90% ऑफ द टाइम देखोगे कि वो हमेशा नंबर ऐसे सेट करते हैं जहाँ पर जो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो हमेशा 1 या फिर 2 बने। 2 भी उस केस में कि भाई ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम पे एंट्रेंसेस इस नंबर को, इस ए को जानबूझ के इंटीग्रल नंबर सेट करती है। इसी कारण से हमारे ऑप्शंस हमेशा इंटीग्रल होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और वो ज़्यादा डिफिकल्ट साउंड करते हैं। तो उसको घबराने का कॉल नहीं है, पूरा सॉल्व कर भी सकते थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हमने x की मदद से 1/x निकाला, x प्लस 1/x निकाला, वैल्यू आ गया, उसको दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सामने वाला जो आउटपुट है उसका स्क्वायर, ये 2 उधर चला गया तो हमारा आंसर आ गया। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर? पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो बढ़िया, स्क्वायर रूट भी आ गया। स्क्वायर रूट में क्या है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर जनरल हमारा लर्निंग है कि जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाता है किसी भी एक सर्ड का, जैसे यहाँ बोला है बाय 7 प्लस 4 रूट 3, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस ऑलवेज वर्क्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस टोटल टर्म्स वर्क एज 2ab। और आपको बस ए और बी को ऐसे मैनेज करना है कि ये दोनों सिचुएशन मैनेज हो जाए। कैसे मैनेज होगी कि आपका 2ab कितना दिया है बेटा, दैट इज़ 4 रूट 3। तो अगर मैं ab निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3। अब 2 रूट 3 को ऐसे सेट करो कि सर a स्क्वायर बी स्क्वायर 7 आ जाए। तो अगर मैं a को 2 और b को रूट 3 बोलूँ तो a का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4, b का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। मतलब मैं a को सर 2 ले सकता हूँ और b को रूट 3 ले सकता हूँ। तो अब मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, दैट इज 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, दैट इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। करते हैं सेकेंड वाला। तो इन केस इफ़ दिस इज़ वेरी मच गुड टू यू, आई विल रिकमेंड ईच वन ऑफ यू कि आप इंडिविजुअली सॉल्व करिए, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस वन। लेट्स सॉल्व इट। तो अभी हमको क्वेश्चन दिया है अंडर द रूट 19 प्लस 6 रूट 2,
तो अभी फिर वही काम करेंगे कि दिस शुड वर्क लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस शुड वर्क लाइक 2ab, तो 6√2 शुड वर्क लाइक 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, सो a इंटू बी शुड वर्क लाइक 3√2। अगर मैंने a को 3 बोला और b को 2 बोला √2, तो a का स्क्वायर कितना होगा 9, b का स्क्वायर कितना होगा 2, 9 + 2 = 11, चाहिए कितना 19, नहीं चला कोई बात नहीं सर। और क्या कर सकते हैं, तो और आप ये कर सकते हैं कि सर 3 को अंदर ले जाओ, तो क्या बनेगा बेटा, जब भी मैं एक नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट गोस 9 × 2। 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, बिकॉज 9 जब रूट से बाहर आता है तो 3 होता है, रूट के अंदर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो a × b कितना हो गया बेटा, √18। तो अगर मैं अब a को ये बोलूँ और b को ×1 बोलूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समथिंग × 1 तो हमेशा समथिंग ही होता है, मतलब √18 × 1 तो √18 ही होगा, तो 1 लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 19 आएगा, तो √18 का स्क्वायर कितना होगा 18, 1 का स्क्वायर 1, 18 + 1 19। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ √18 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज √18 + 1। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन करने का कॉल है, बाकी सारा काम बन जाता है। तो इस पर 2 क्वेश्चन लेते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी द होमवर्क। आई विल अज्यूम एंड आई विल रिकमेंड ईच वन ऑफ यू कि वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में आफ्टर द वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा आपके आंसर्स। लेट्स टेक अ क्वेश्चन एज अंडर द रूट 6 - 2 ठीक है, ठीक है, लेट्स से 2√5 वन क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। सो लेट्स से वी आर गिवन 13 - 2√30। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है ना। अज्यूम कि आप मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूँगा आप सभी इंडिविजुअल से कि आप दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, विद दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज लॉग। तो लॉग की अगेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं पहले, देन विल मूव ऑन टू द फॉलोइंग। तो लॉग में वेरी इंपॉर्टेंटली बेटा ये सब तो चलो पढ़ेंगे, लॉग में इसके पहले मैं क्लियर कर देता हूँ 2 चीज़ें। सो ध्यान से देखिए, लॉग में जब हम लिखते हैं लॉग ऑफ a बेस b, तो बहुत क्लियरली ये ध्यान रखेंगे कि द वैल्यू ऑफ a नीड टू बी मोर देन 0। लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज वेरी स्पेसिफिकली, एंड b शुड ऑलवेज बी मोर देन 0 बट b शुड नेवर बी इक्वल टू 1। b 1 डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 0, और जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं log a बेस 10 अपॉन log b बेस 10। अब अगर log 1 0 होगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। और log का आंसर तो डिफाइंड वैल्यू होगा, इसलिए इसका जो b है, जो बेस की वैल्यू है 1 नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। तो विद दिस विल स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स ऑफ log। तो log एक्स वाई क्या होता है? log ऑफ x प्लस log ऑफ y। log x अपॉन वाई क्या होता है? log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब पावर में चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, जैसे एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो आप a की पावर m प्लस n बोल रहे थे। तो बस आप पावर देखिए, आप पावर देखेंगे कि सर आप जब प्लस कर रहे हैं तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीज़ें प्लस हो रही है। दे आर ऑल द सेम लाइन्स, मतलब वो टॉपिक इंटर कनेक्टेड है, बट बेसिक समझने वाली बात है, वैसा कॉल है। मैं बात करूँ नेक्स्ट रूल्स का, तो जब मैं x की पावर k बोलता हूँ तो k आगे आ जाता है, ये k आगे आ जाता है, एंड दैट इज़ k log ऑफ द वैल्यू। जब a अपॉन b है तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, जो भी बताया भी था कि जैसे इसको अलग अलग करना है तो आप लिख सकते हो log ऑफ b बेस k अपॉन log ऑफ a बेस k, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट क्या है कि log ऑफ a एंड a इज़ 1, बट अगेन जैसे मैंने बोला ये a 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो बेस में है।
तो लॉग अगर बेस में है आपका, अगर a बेस में है तो वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर बाकी कोई भी वैल्यू होगी मोर देन 0 तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1। जैसे अगर मैं बोलूँ लॉग ऑफ 0.5 दैट इज़ ऑलवेज 1। 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रियल नंबर है तो सब कुछ चलेगा, बट 1 नहीं चलेगा। log of 1 टू एनी बेस इज़ ऑलवेज 0। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इसमें कुछ मिस हो रहा हो तो मैं उसको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। a की पावर log ऑफ बेस ए बी इज़ ऑलवेज b। अगर ये नंबर और ये नंबर मैच करता है तो ये जो नंबर है वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो देख भी पा रहे हैं कि सर a की पावर है, a की पावर में log ऑफ बेस a x दिया है तो आंसर कितना आ जाएगा x, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर मैच करेगा। जब जब ये नंबर मैच करेगा आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, x ही आएगा। दूसरा है हमारे पास एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ये लिखा है, ये प्रॉपर्टी लिखी है, तो मैं एंटी लॉग अच्छे से बता देता हूँ कि एंटी लॉग क्या है। तो एंटी लॉग कैसे कि बेटा अगर आपने लिखा log ऑफ b बेस a इक्वल टू c, तो हमेशा क्या होता है, इस वैल्यू को निकालना है, एंटी लॉग लेना है, तो b इज़ ऑलवेज इक्वल टू बेस की पावर में आंसर। बेस की पावर में आंसर, ये जब नंबर उधर जाएगा तो a की पावर c हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी लॉग है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। सो वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है log ऑफ बेस 2 x प्लस log ऑफ बेस 2 x प्लस 6 एंड दैट इज गिवन एज 4। सो बेटा देखो ज़्यादा कुछ नहीं, log में बेस सेम है, बेस सेम है तो मैं log की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, बेस सेम नहीं होता तो नहीं लगा पाता। तो log ऑफ बेस 2 log ऑफ m प्लस n इज log ऑफ n इंटू m एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब एंटी लॉग लेंगे तो बेस की पावर में आंसर, सो दिस इज x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू बेस की पावर में आंसर। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालें तो रूट्स क्या हो सकते हैं बेटा, प्लस 8 माइनस 2 तो दैट इज़ माइनस 8 प्लस 2। तो भाई x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज लॉग किस पे डिफाइंड है, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्लियर, बहुत सिंपल LOD1 क्वेश्चन, काफ़ी आसानी से हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ करी है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। सेकेंड प्रॉपर्टी एंटी लॉग जब लेंगे तो log ऑफ b बेस a इक्वल टू c है, तो b का वैल्यू क्या आएगा, a की पावर c, वही हमने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमको बेस 5 में दिया है बट एक नंबर दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, देखते हैं। तो देखो ये हमको दिया है log ऑफ बेस 5x इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ बेस 5 4। तो आप किसी भी नंबर को log में चेंज कर सकते हैं, गिवन कंडीशन आप बेस का ध्यान रखेंगे। तो देखो ये है log ऑफ 5x, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5 का स्क्वायर। अब देखो ऐसा कैसे लिख पाया मैं कि अगर मैं ये लिखता हूँ तो सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आगे आ जाता है ना, तो क्या बनता 2 log 5 बेस 5, 5 बेस 5 कितना होता 1, तो क्या बच जाता 2 बच जाता, और वही गिवन कंडीशन है। तो अब मेरे को बेनिफिट क्या है कि जैसे ही log 5 आ जाएगा तो मैं इन दोनों में क्या लगा दूंगा, प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो इस कारण से मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आगे बढ़ें तो ये हो गया log ऑफ बेस 4 5, हाँ log 4 बेस 5, तो ये हो गया log x बेस 5 इज इक्वल टू बेस से में तो क्या होगा बेटा log 5 का स्क्वायर इंटू 4 बेस 5, तो ये कितना हो गया log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 25 4 इज 100 बेस 5। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 100, दैट इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। इतना ही है। चलिए सो बड़े नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब log में 0 कब होती है वैल्यूज़ बेटा, log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है।
अब अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 10, क्योंकि लॉग है, ln लिखा होता तो e होता, नेचुरल लॉग। अगर मैं सॉल्व करूँगा एंटी लॉग लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें। अब स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, सीधा आचार्य लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 4 इंटू ए सी दैट इज 5 अपॉन 2 इंटू ए, दिस इज 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, दिस इज 25 माइनस 20 अपॉन 2, तो दैट इज 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे नंबर क्या बना बेटा, 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड सेकेंड 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्या ये दोनों नंबर पॉजिटिव है? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बोलूँगा 2। अगर दोनों में से एक नंबर भी नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो भाई पॉजिटिव ही है वर्किंग। ये नंबर ही क्या पॉजिटिव है, तो रूट 5 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.23 का स्क्वायर इज 529, तो 2.3 से थोड़ा कम होगा। तो अगर 5 में से 2.3 भी माइनस करता तो 2.7 बचता, 2.7/2 करता तो भाई पॉजिटिव नंबर आता। तो बोथ द सॉल्यूशंस आर वैलिड, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज 2। क्लियर? चल बढ़ते हैं आगे। सो अब हमको रिलेशनशिप निकालनी है पी क्यू एंड आर में से, आर में, ठीक है, फिर ना करते हैं। सो क्वेश्चन ये है 1.25 की पावर p इज इक्वल टू 25 की पावर q, 25 की पावर q, फेयर इनफ, एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 की पावर r, फेयर। सॉल्व करते हैं। सो एक काम करते हैं, जब वैल्यूज़ दिया है तो लेट्स अज्यूम दिस वैल्यूज टू बी इक्वल टू अ वैल्यू k। तो this 1.25 power p can be called as k. So 1.25 is k की पावर 1/p। फिर इसको सॉल्व करें दूसरे वाले को, तो 25 की पावर q इज इक्वल टू k, तो 5 ये 25 रहने देते हैं, 25 कैन बी कॉल्ड एज k की पावर 1/q, फिर ना। और तीसरे वाले को सॉल्व करें तो 0.25 पावर r एंड दैट इज गिवन एज k, तो 0.25 ठीक है इज इक्वल टू k की पावर 1/r। तो ये 3 सिचुएशन हो गई हमारे पास। अब इनको तीनों सिचुएशन को हमको कंबाइन करना है जस्ट टू गेट रिलेशन अमंग p q r, ऑल 3 वैल्यूज। सो व्हाट कैन बी डन इन दिस वन? सो पी एंड क्यू में रिलेशन तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज 5 की पावर में मैनेज कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ भी वैल्यूज़ फेच करने के लिए तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो हाउ दिस कैन बी डन वेरी इजली। सो दैट कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 100 एंड दैट इज k की पावर 1/r। ठीक है, but this is going to be in 1/4 terms. This is 125/100 and that is k की power 1/p and that is itself is 25 and that is k की power 1/q. Fair enough, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इन तीनों में रिलेशन सेट करना है इन सच अ मैनर। तो अब मैं अगर 25 की जगह वैल्यू रखूँ तो दिस इज k की पावर 1/q अपॉन 100 is equal to k की power 1/r. So now this 100 need to be managed. ठीक है, तो एक ये तो सिचुएशन बन गई मेरे पास। अब ये सिचुएशन कैसे मैनेज कर सकते हैं कि दिस 125 कैन बी easily written as 125 can be easily, yes, 125 can be easily written as 5 का क्यूब अपॉन 100 and that is equal to k की पावर 1/p. Okay,
सो 100 तो मैं नलीफाई कर सकता हूँ अगर मैं डिवाइड कर लूँ, तो मैं यहाँ से अगर 100 की वैल्यू निकालूँ, इस इक्वेशन से 100 की वैल्यू निकालूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट k की पावर 1/q अपॉन k की पावर 1/r इज इक्वल टू 100, और वो 100 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 5 का क्यूब अपॉन 100 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/q होल अपॉन k की पावर 1 बाय, मतलब अपॉन में है तो मैं माइनस में लिख लेता हूँ, एक स्टेप बच जाएगी। अपॉन में है तो उसको एक काम करते हैं, माइनस में लिख लेते हैं, एक स्टेप हमारी बच जाएगी, -1 अपॉन r, एंड दैट इज़ k की पावर 1/p। सो दैट इज़ 125 इंटू k की पावर 1/r माइनस k, सॉरी ये मैंने 5 क्यूब को वापस 125 लिख दिया है, दिस इज़ 125, दिस इज़ ब्रैकेट। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/r आगे आ जाएगा, -1/q होल, एंड दैट इज़ k की पावर 1/p। तो ये तो एक हमारे पास रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ k। अगर PQR में रिलेशन निकालना है तो 125 को नलीफाई करना पड़ेगा। 125 को नलीफाई करने का एक तरीका है कि दिस इज़ 5 स्क्वायर एंड दैट इज़ k की पावर 1/q। सो 5 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/2q, तो 5 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 3/2q, इसको लगा सकते हैं वहाँ पर। तो k की पावर 3/2q इंटू k की पावर 1/r माइनस 1/q इज इक्वल टू k की पावर 1/p। अब पावर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पावर ऐड हो जाएगी, जब दोनों पावर मल्टीप्लाई में होती है तो पावर प्लस हो जाती है। तो k की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 3/2q प्लस 1/r माइनस 1/q, एंड सामने कितना है, k की पावर 1/p। तो कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2q प्लस 1/r माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। तो 3/2q माइनस 1/q कितना होगा बेटा, अब 1/q कॉमन निकालना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अपॉन में वैल्यूज़ हैं। तो ये जो रिलेशन है दिस इज़ गोइंग टू बी फाइनल रिलेशन, बिकॉज अगेन हो सकता है कि ऑप्शंस में इसके अलावा कुछ और सॉल्व करके दिया हुआ हो, बट वेरी स्पेसिफिकली जब रिलेशनशिप PQR में पूछी है तो अभी मैं इस चीज़ पे रोक सकता हूँ। रीज़न भी कि इसमें अगर और सॉल्व किया होगा तो ऑटोमेटिकली क्रॉस वॉश करके जो वैल्यूज़ आई होगी उससे चेक कर सकता हूँ कि हाउ मच वैल्यू वी आर गेटिंग। तो अगेन ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 1.25 है, 25 है, मतलब 1.25 है, 25 एंड 0.25 है। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडाइसिस का जनरल लॉ लगाना है, कुछ नहीं करते, सिर्फ k रखिए, हर वैल्यू को कंपेयर करिए, फिर ये देखिए कि जो आपको नंबर मिले, नंबर कौन से मिले थे, 1.25 मिला था, 0.25 मिला था और 25 मिला था, इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों में तो कंपैरिजन काफ़ी इजी था, अपॉन में 100 आ गया था। अब 100 से फ़ायदा क्या दिखा कि यही 100 यहाँ पे भी आया, तो यहाँ से 100 का वैल्यू निकाला, k के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया। 125 का वैल्यू निकालना ट्रबल दे रहा था, तो k का वैल्यू 5 का वैल्यू k के फॉर्म में निकाला, 5 क्यूब का वैल्यू 125 का वैल्यू भी k के फॉर्म में निकाला, वहाँ रख दिया, पूरा इक्वेशन k में बन गया, कंपेयर कर ली। तो विद दिस क्वेश्चन इज डन। अगेन जैसे मैंने बोला इसके 4 ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कितना इसको सॉल्व करना है फर्दर ऑन, बट बिकॉज हमारा पूरा रिलेशन अभी PQR में है तो वी कैन कॉल इट एज कि हमारा ये रिलेशन आ गया है। दैट माइट बी द केस कि ऑप्शंस में थोड़ा और सॉल्व करा हुआ होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। विद दिस विल मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, तो वी आर डन। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बीच में तो होमवर्क भी दिए, तो प्लीज़ गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, टू क्वेश्चंस। एडिशनली सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से रिविजिट करिएगा, कोशिश करिएगा कि यू पीपल गेट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ बेटर यू कैन सॉल्व इट इन द लेस गिवन ड्यूरेशन टाइम। बाकी आगे अभी हम ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री मेंशन है सिलेबस में, ट्रिग्नोमेट्री मेंशन है सिलेबस में, नंबर सिस्टम मेंशन है, सो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू कम अप विद दोज टॉपिक्स। एडिशनली ये चीज़ बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगी कि उन लोगों ने 5 टॉपिक्स ही मेंशन किए हैं इन द सिलेबस,
So again, we are going to cover those sort of topics at the first point because time is less, and automatically I'll assume कि by the lecture you people are going to practice via a reference book or so on and so forth. तो automatically जो भी question है आप chat box में बताइएगा, we would be very happy to help. रेस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. स्टे ट्यून्ड. कनेक्ट जनरल जो है, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आप यूट्यूब चैनल पर डालिए एंड ऑटोमेटिकली विल हेल्प यू इन दैट. थैंक यू सो मच फॉर सेशन. थैंक यू.